Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एंड नमस्ते, मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और आ चुका है आरआरबी का ह्यूज वैकेंसी आईबीपीएस की तरफ से। इसमें कुल मिलाकर 4 अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई है, उस पर डिटेलिंग में बात करना है आपसे। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जो आपके फॉर्म फिलिंग को लेकर काफी हद तक आसान बना देगा। जनरली लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर क्या दूसरे स्टेट से इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है या नहीं। साथ ही साथ सर हमारा जो लास्ट ईयर है आपके ग्रेजुएशन में, तो क्या उसके लिए हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। इन सब पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस पे आपके सभी उस कॉमन क्वेश्चन का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका फॉर्म फिलिंग आसान हो सके। तो गाइज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो आप देख रहे होंगे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि आपके सामने आईबीपीएस ने आरआरबी की तरफ से कुल मिलाकर 4 अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी डिक्लेयर किया है, जिसमें आप देख रहे हैं आईबीपीएस ने आरआरबी ने इस ऑफिसर स्केल के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी पीओ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, साथ ही साथ आपके ऑफिस असिस्टेंट, इसकी भी वैकेंसी इन्होंने पास आउट किया, यानी कि डिक्लेयर किया है। तो वन बाय वन इन सब पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कुल मिला के वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इस समय आईबीपीएस ने जो है डिक्लेयर किया वो है 9638, यानी 9638 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने पास आउट किया है। जिसमें अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो उसमें 3800 यानी 3800 वैकेंसी। वही मल्टीटास्किंग यानी ऑफिस असिस्टेंट, इसको क्लर्क भी आप कहते हैं, 4624 यानी कि 4624 नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने पास आउट किया है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं जो अदर्स लिखा हुआ है, जिसमें 1214 यानी 1214 नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको दिख रहा है, ये वो वैकेंसीज है जो पीओ यानी ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड थर्ड के लिए है। यहां पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ऑफिसर स्केल सेकेंड के लिए आपके पास बैंकिंग सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ पीओ थर्ड स्केल यानी ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए, जिसको आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नाम भी दे सकते हैं, उसके लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए की डिग्री, या फिर आपके लॉ ऑफिसर के लिए एलएलबी या एलएलएम की डिग्री, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर से या एमएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो हम लोग का डिस्कशन होगा आज के वीडियो में, वो होगा ऑफिसर स्किल 1 यानी कि पीओ फर्स्ट स्किल और मल्टीटास्किंग ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस फॉर्म को फ्रेशर भी फिल कर सकता है जिसने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन इसके डिटेलिंग पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो डेट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है आपका, और वो स्टार्ट हो चुका है आपका 1 तारीख से ही, यानी 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा, बनारसियों का ये बहुत बड़ा गुण है कि जिस दिन वैकेंसी आता है उसी दिन हम लोग दुनिया भर को बताते हैं, खुद फॉर्म फिल नहीं करते। काहे, चला यार भर ले ना फॉर्मवा, भर ले अभी बड़ा दिन है, और ये करते करते आपका डेट लास्ट डेट तक आ जाता है, और लास्ट डेट को परेशान होकर फिर अपने दोस्तों को फोन करते हैं, भाई हमारे यहाँ से पेमेंट ना होता, करा देता नहीं अपने यहाँ से। तो ये सब झमेला ना करिएगा, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट है, उसी डेट को ही आप उसके पेमेंट का भी आखिरी डेट मानेंगे, जो कि आईबीपीएस ने इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो ये डेट दिया है वो आपके ऑफिसर स्किल 1 और मल्टीटास्किंग दोनों का डेट सेम है, जो है लास्ट डेट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर आगे बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम पीओ फर्स्ट स्किल और साथ साथ आपके क्लर्क, इन दोनों का ऑनलाइन एग्जाम इन्होंने कह रखा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में कराएंगे। वहीं इसका रिजल्ट अक्टूबर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेंस एग्जाम अक्टूबर नवंबर में कराएंगे। और आप सब जानते हो कि क्लर्क के एग्जाम में तो इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन पीओ फर्स्ट स्किल, सेकंड स्किल और थर्ड स्किल में इंटरव्यू भी होता है। तो उस इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने डेट दे रखा है, जो एक्सपेक्टेड डेट है उन्होंने कह रखा है कि वो इंटरव्यू हम शेड्यूल कराएंगे आपके अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए काफी हद तक हेल्पफुल होगा। आगे अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीटास्किंग क्लर्क के लिए अगर बात करें
तो आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका 18 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की, जबकि मैक्सिमम एज 28 ईयर होनी चाहिए। इट मींस कि 2 जुलाई 1992, 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2002 के बीच में उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं अगर ऑफिसर स्केल 1 यानी कि आप अगर बात कर लीजिए ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ फर्स्ट स्केल की, तो पीओ फर्स्ट स्केल के लिए जो एज है वो एज क्राइटेरिया आपके सामने है, 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि उसकी जो उम्र है, उसका जो जन्म है वो 3 जुलाई 1990 से 30 जून 2002 के बीच में उसका जन्म हुआ हो, तभी आप यही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, यहां पर जो आपके दिमाग में सवाल आ चुका होगा वो आपको अगले स्लाइड में मिलेगा, जो है एज रिलैक्सेशन को भी कैटेगरी वाइज। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसको, एज रिलैक्सेशन के बारे में। एसटी/एससी के जो एज रिलैक्सेशन है वो है आपके 5 ईयर का, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसे मिलता आ रहा है, वो मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। वहीं पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ऐसे लोगों को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है दोनों फॉर्म में, ठीक है, यानी क्लर्क और पीओ फर्स्ट स्केल दोनों में। वहीं अगर बात कर ले विडो, डाइवोर्सी या फिर ऐसी महिला जो अपने पति से अलग तो हो चुकी है लेकिन उसने रीमैरिज नहीं किया है, उनको 9 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है। लेकिन यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उन सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 9 ईयर का एज रिलैक्सेशन सिर्फ मल्टीटास्किंग क्लर्क के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो पीओ फर्स्ट स्केल के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग एसटी/एससी से हैं, अगर उनकी उम्र मान लेते हैं कि क्लर्क के लिए 28 साल एलिजिबल है लेकिन उनकी उम्र 30 साल हो चुकी है, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 28 साल प्लस 5 ईयर उनका हो जाएगा। तो इस वजह से तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ, जिस भी आप कास्ट का अगर यहाँ बेनिफिट ले रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका भी नोटिफिकेशन में पूरा फॉर्मेट दिया गया है। सो आईबीपीएस के साइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिएगा और उसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, जो कि किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, ठीक है। साथ साथ आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला मामला है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि 9th 10th 11th या 12th के किसी भी ईयर में आपने उसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, इस बात का ध्यान रखना है। और आखिरी जो है आपका वो है डिजायरेबल मामला है, ऐच्छिक है, और वो है क्या, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक वर्किंग नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, डिग्री ना हो तो चलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या सर हम किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने 9th 10th 11th और 12th किसी भी साल में एज अ सब्जेक्ट वहां का वो लोकल लैंग्वेज पढ़ा हो। जैसे मान लीजिए हम यूपी से रहने वाले हैं और हम गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो गुजराती तो हमने पढ़ा नहीं, तो हम वहां से फॉर्म भी नहीं भर सकते। या महाराष्ट्र से भरना चाहते हैं तो मराठी तो हमने कभी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा नहीं, तो हम वहां से फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपको आईबीपीएस की तरफ से 6 महीने का समय दिया जाता है, और उस 6 महीने के अंदर आपको एलपीटी क्वालिफाई करना होगा। एलपीटी स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपको क्वालिफाई करना होगा। उस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका वो जो मामला था, जो आपका अपॉइंटमेंट था, वो लीगल मान लिया जाएगा। और ये बहुत ही इजी होता है टेस्ट, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन लोगों को होता है कि क्या अदर स्टेट से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एलपीटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए आपको 6 महीने का समय मिलता है। अगर आपने 9th 10th 11th 12th में एज अ सब्जेक्ट वहां का लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लें अगर, तो वहीं यहां पर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस दोनों स्केल का सेम है, यानी कि आप अगर बात करें ऑफिसर स्केल का तो भी सेम है, और मल्टीटास्किंग क्लर्क का भी सेम है। हाँ, इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज फीस है। एसटी/एससी और साथ साथ पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपए का, दोनों जगहों पर आप देखेंगे 175 रुपए का फीस दोनों जगहों पर, ठीक है। वहीं आपका देखेंगे अगर अदर कैंडिडेट्स के लिए, जैसे ओबीसी और जनरल के लिए, तो वो 850 रुपया फीस है, जो कोई उन्होंने डिसाइड कर रखा है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर
आप चाहें तो क्लर्क और पीओ दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। पीओ में फर्स्ट स्केल का फॉर्म भी आप भर सकते हैं और क्लर्क का फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर आप ये दोनों फॉर्म फिल करते हैं तो 2 बार आपको फी पे करना पड़ेगा। इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो अगला जो पार्ट है वो है आपका कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो आप देखें, पहले हम लोग प्री की बात कर रहे हैं, प्री एग्जाम पैटर्न, और दोनों का एग्जाम पैटर्न ऑफिसर स्केल 1 और मल्टीटास्किंग, इन दोनों का एग्जाम पैटर्न एक जैसा होता है प्री का। इन दोनों में प्री में कुल मिलाकर नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए यहां पर नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी टोटल 80 मार्क्स के आते हैं। 2 सेक्शन होता है इसमें, एक आपका रीजनिंग और दूसरा आपका मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स पूछे जाते हैं आपके प्री एग्जाम में, जिसमें नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग वाले हैं वो आपके 40 मार्क्स के, और मैथ्स वाले भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के। जो अलॉटेड टाइम है वो है 45 मिनट्स। ध्यान रखिएगा, 45 मिनट ही मिलता है आपको टोटल नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस करने के लिए। यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, सेक्शन वाइज टाइमिंग अलॉटेड नहीं है आईबीपीएस की तरफ से आरआरबी के प्री एग्जाम में। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी आईबीपीएस के एग्जाम में ऐसा नहीं है, वहां पर सेक्शन वाइज टाइमिंग भी अलॉटेड है, यहां नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल 45 मिनट है ओवरऑल के लिए। ठीक है, मेंस एग्जाम की वही बात कर लें तो मेंस एग्जाम में भी सेम पैटर्न है क्लर्क और पीओ का। 5 सेक्शन हो जाते हैं, लेकिन आपको यहां पर स्लाइड में 6 सेक्शन दिख रहे होंगे। 6 सेक्शन में क्या क्या मामला है सब आपको बता रहे हैं। जैसे रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लें तो रीजनिंग एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 50 मार्क्स के होंगे। और मैथ्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये भी 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जीए में नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। अब आते हैं 4A और 4B। 4A में लिखा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, 4B में लिखा है हिंदी। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, दोनों में से आप जो करना चाहें कर सकते हैं। या फिर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं जहां का रीजनल लैंग्वेज हिंदी ना होकर कोई और है, तो वो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। उसके भी 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, चाहे जो आप करें इन दोनों में से। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, जो कि आईबीपीएस के और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अलग से इसका सेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन तो 1-2 देखने को मिल जाते हैं, बट इसका कोई सेक्शन अलग से नहीं होता है। यहां पर कंप्यूटर का अलग से सेक्शन होता है। ठीक है, और इस कंप्यूटर के सेक्शन में नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो टोटल हो जाते हैं नंबर ऑफ 200 क्वेश्चंस, और वो कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे एग्जाम के लिए यानी नंबर ऑफ 200 क्वेश्चंस के लिए जो अलॉटेड टाइम है वो है 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे 2 आवर्स हमको मिलते हैं। यहां भी सेक्शन वाइज टाइमिंग अलॉट नहीं किया गया है आईबीपीएस की तरफ से। आपको ओवरऑल 2 घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स का समय मिलता है फॉर्म एग्जाम को अपीयर करने के लिए। ठीक है, क्लियर होगा? उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं तो स्टेट वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। जो स्टेट वाइज वैकेंसीज की पहले बात कर लेते हैं, कट ऑफ के से पहले स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं। तो देखिए, मल्टीटास्किंग ऑफिस असिस्टेंट की स्टेट वाइज वैकेंसी में हम लोगों ने 3 स्टेट शामिल किया है, यूपी, एमपी और बिहार। ठीक है, यूपी की कुल मिलाकर नंबर ऑफ 3 आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें एक आपको दिख रहा होगा बड़ौदा यूपी बैंक, ठीक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। इसमें इसमें जो आपका है कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज है वो सारी वैकेंसीज आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। इस बात को ध्यान में रखकर ही फॉर्म फिल करिएगा। वहीं अगर हम बात कर ले बिहार की, तो बिहार में आपको 2 बैंक तो दिख रहा होगा, एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में तो वैकेंसी तो इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, बस एनआर लिखा हुआ सभी कैटेगरीज में। तो देखिए, इन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल हम नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जब आगे बढ़ेगा और जब आपका ये अपॉइंटमेंट वाला मामला आगे आएगा, तो अगर हमारे पास तब तक अगर वैकेंसीज आ चुके होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने यहाँ भी कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर आपके एसबीआई में भी ऐसा ही हुआ था कि वैकेंसी शुरुआत में कम थी, बाद में वैकेंसी बढ़ गई। ऐसा यहाँ हो सकता है। ठीक है, वहीं पर एमपी में भी 2 आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर बैंक का प्रेफरेंस कैसे भरें? यूपी से हम फॉर्म भर रहे हैं सर, और यूपी से जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें 3 बैंक हैं,
तीन बैंक में से कौन से बैंक में को पहले पे रखें, तो ध्यान रखिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे एसटी से, एससी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड से, वीकर सेक्शन से, या उसके अलावा जनरल से, या फिर अदर्स में, जो से जिससे भी आप बिलोंग करते होंगे, उस सेक्शन में सबसे ज्यादा वैकेंसी जिस बैंक में दिख रहा होगा उस बैंक को पहले प्रेफरेंस पर रखिएगा। इस बात को ध्यान रख के फॉर्म भरिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ऑफिसर स्केल में भी वैकेंसी आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो आपको दिख रहा है ये ऑफिसर स्केल में, वो भी वैकेंसी का सेम वैसे ही ख्याल रखना है आपको और वैसे ही फिल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे स्टेट वाइज कट ऑफ पर। तो यूपी का जो लास्ट ईयर का 2019 का जो कट ऑफ है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए पीओ का प्री का जो कट ऑफ गया था वो आपका गया था 58.75 आउट ऑफ 80। ध्यान रखिएगा ये आउट ऑफ 80 है, वही मेंस का कट ऑफ 87.81 और ये आउट ऑफ 200 है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। और ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने इन ब्रैकेट यूआर लिखा है दोनों में, तो यूआर का मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि बाकी इसके अलावा ओबीसी, एसटी, एससी या फिर आपका पीडब्ल्यूबीडी या फिर आपका जो है एक्स सर्विसमैन वगैरह का जो कट ऑफ जाता है वो अनरिजर्व से कम होता है। तो ये आपको हाईएस्ट कट ऑफ मैंने बताया है जो कि जनरल कैटेगरी का, उससे कम ही बाकी का जाता है। तो हिसाब से आपको माइंड सेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वहीं ऑफिस असिस्टेंट का भी कट ऑफ प्री का मैंने दे रखा है। मेंस का कट ऑफ यहाँ पर मैंने एनए लिखा है क्योंकि ऑनलाइन कई जगहों पर जब सर्च किया तो पता चला कि वो बड़ा अलग अलग दिखा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं शामिल किया। जो चीजें श्योर एंड सर्टेन है सिर्फ वही शामिल किया है। उसी तरीके से एमपी का कट ऑफ कितना गया वो भी आपके सामने दिख रहा होगा, और बिहार का कट ऑफ कितना गया वो भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं एक और पार्ट की बात करते हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है और वो ये है कि सर हमारा ये लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का, हम अपीयरिंग थे यानी लास्ट ईयर हमारा था, तो क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम ये फॉर्म डाल सकते हैं क्या? तो देखिए अगर आपका लास्ट ईयर था और आपका रिजल्ट 1 जुलाई से पहले पहले डिक्लेयर हो चुका है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 1 जुलाई 2020 से पहले अगर आपका फॉर्म आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया थर्ड ईयर का या आपके लास्ट ईयर का, तो आप ये फॉर्म जरूर डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट पर, ठीक है। तो गाइस स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि इसरो एकेडमी बहुत ही जल्द लेके आ रहा है डेडिकेटेड बैच फॉर आरआरबी क्लर्क एंड पीओ, और इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। सो बहुत ही जल्द हम लोग का एप्लीकेशन मार्केट में आ रहा है। वो एप्लीकेशन जैसे ही आएगा आपको फेसबुक पेज, बाकी सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, और हम लोग आपको यहां से लाइव क्लास भी देंगे और उस क्लास का एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलता रहेगा ताकि आप फर्दर उसको इन फ्यूचर भी देख पाएं, ठीक है। एक बात रहा, दूसरा ये है कि सर क्या इसका फीस होगा? तो देखिए फी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, कंप्लीट पैकेज है। इस फी में आपको प्री मेंस सब कुछ, इट मींस आप कह सकते हैं कि मेंस का कोई चार्ज नहीं होगा, आपको एक बार यानी वन टाइम फी पे करना है, और इसमें आप आरआरबी के क्लर्क और पीओ का प्री और साथ साथ मेंस की पढ़ाई भी करेंगे, जिसके लाइव क्लासेस के साथ साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी, वही लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा जिसको आप एप्लीकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। साथ ही साथ इसके पीडीएफ्स और सारे डिटेल्स भी, इस जो नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वो सब कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से। और इसके अलावा टेस्ट क्विज भी आपको उसी सेम पैकेज में मिलेगा, जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था ये कंप्लीट पैकेज होगा आपको एक छोटे से वैल्यू में, लेकिन मैं फी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये आपके लिए सरप्राइज है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत ही नॉमिनल फीस है, ये सरप्राइज नहीं, आपके लिए शॉकिंग होगा जब आप फी पर सुनेंगे तो, लेकिन अभी हम लोग उसका डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो जल्द ही आपको मिलेगा, जल्द हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी उसकी। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में आ रहा है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसकी भी जानकारी आपको हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक आखिरी बात जो आपसे मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने अपने वीडियोज
अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप उस वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अभी तक इतना प्यार दिया है और प्यार देते रहें। प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग हमसे संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया हमसे कहें, लेकिन अगर संतुष्ट हैं तो कृपया दूसरों से कहें। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।